भोला जब बैंक से रोता हुआ निकला तो पूरे कस्बे में हलचल मच गई। लोग चाय की दुकानों पर, खेतों में, चौपाल पर यही बात करने लगे कि बैंक मददगार है या लुटेरा। भोला की आंखों से गिरते आंसू सिर्फ उसकी बेबसी नहीं थे, बल्कि पूरे कस्बे की चिंता बन गए थे। धीरे धीरे यह खबर चारों तरफ फैल गई कि अब बैंक भरोसे का नहीं, डर का नाम बन गया है। मगर मालिक को इन बातों की परवाह कहाँ थी। उनके लिए हर नई मजबूरी, हर नई परेशानी, हर नया संकट मुनाफे का एक और रास्ता था। वे अपने कमरे में बैठकर नोटों की गड्डियां गिनते और सोचते कि अगली शाखा कहाँ खोली जाए। अजय उस रात सो नहीं सका। उसके मन में लगातार वही दृश्य घूम रहा था, भोला का रोना, मालिक का कठोर चेहरा और गांव वालों की मायूसी। वह जानता था कि अगर यही चलता रहा तो रामनगर में कोई भी किसान, कोई भी दुकानदार चैन की सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन अकेला अजय क्या कर सकता था। वह सोचता रहा, करवटें बदलता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह जब बैंक खुला तो भोला फिर आया। इस बार उसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बेटा भी था। वह सीधा काउंटर पर आया और गिड़गिड़ाने लगा, साहब 2 महीने का समय दे दीजिए। फसल चौपट हो गई है। अब अगर खेत चला गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सुरेश ने उसकी हालत देखी और दिल पसीज गया। वह अंदर जाकर अजय को बुलाने गया। अजय बाहर आया, भोला के बेटे के माथे पर हाथ रखा और मालिक के कमरे की ओर बढ़ गया। सर, अजय ने धीरे से कहा, भोला को थोड़ा समय दे दीजिए। आदमी टूट जाएगा। मालिक ने अखबार से नजर उठाकर कहा, अजय, यह बैंक है, कोई दानशाला नहीं। अगर हम एक को समय देंगे तो 100 लोग लाइन में लग जाएंगे। नियम सबके लिए बराबर हैं। अजय ने फिर कोशिश की, लेकिन सर, हम नियम बदल सकते हैं। हम चाहें तो ब्याज थोड़ा कम कर सकते हैं, समय थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यही तो असली सेवा होगी। मालिक का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने हाथ से मेज पर मुक्का मारा, बस अजय, बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी भावुकता नहीं चाहिए। अगर तुमको मेरी नीतियां पसंद नहीं तो नौकरी छोड़ दो। अजय चुपचाप बाहर चला आया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत टूटी नहीं थी। उसने सोचा, अगर मालिक लोगों की नहीं सुनेंगे तो मैं कुछ करूंगा। इस बैंक का सच सबके सामने लाना ही होगा। इधर भोला घर लौटा। उसके पास पैसे नहीं थे और खेत गिरवी रखा हुआ था। पत्नी ने रोते हुए कहा, अब क्या होगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? भोला ने आंसुओं से भीगी आंखों से आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में हताशा थी, लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद भी कि शायद कोई चमत्कार हो। उधर कस्बे में अफवाह और गहरी हो गई। एक और किसान, गणपत, जिसने बैंक से कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी की थी, ब्याज न चुका पाने की वजह से अपनी आधी जमीन गंवा बैठा। लोग अब डरने लगे कि बैंक से लिया गया हर रुपया उनकी जिंदगी पर बोझ बन रहा है। धीरे धीरे गांव वालों के दिल में गुस्सा बढ़ने लगा। मगर वे जानते थे कि मालिक ताकतवर है, रसूखदार है और उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं। रीना भी इन सब हालातों से परेशान थी। रोज उसके पास औरतें आती, गहनों की गठरी लेकर। वे कहती, बिटिया, अब ये तुम्हारे हवाले, सुरक्षित रखना। हमारे पास और कुछ नहीं है। रीना उन औरतों की आंखों में भरोसा देखती और भीतर से कांप जाती। वह सोचती, अगर कभी ये भरोसा टूटा तो क्या होगा? सुरेश और रामनाथ दोनों ही परेशान थे। रामनाथ उम्रदराज था, उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन मालिक की जिद उसके लिए नई नहीं थी। वह चुप रहता, नौकरी बचाने के लिए सिर झुकाता। मगर सुरेश का खून खौलता था।
वह अजय से बोला, सर, अगर हम सब मिलकर कस्बे के लोगों को सच्चाई नहीं बताएंगे तो ये बैंक उन्हें खा जाएगा। हमें कुछ करना होगा। अजय ने गहरी सांस ली। हाँ सुरेश, करना होगा, लेकिन सोच समझकर। हमें सबूत चाहिए, तरीका चाहिए। बिना तैयारी के कुछ भी करना मूर्खता होगी। बैंक का हाल अब ऐसा था कि बाहर लाइन लगती थी, लेकिन अंदर डर और बेचैनी का साया रहता था। लोग पैसा जमा करने आते तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती, पर कर्ज लेने वाले डर के मारे पसीने पसीने रहते। और मालिक अपनी कुर्सी पर बैठा हर हाल में सिर्फ एक बात सोचता, लाभ और ज्यादा लाभ। एक दिन कस्बे के चौक पर एक बड़ा झगड़ा हो गया। गणपत और एक दुकानदार भिड़ गए। वजह थी कर्ज का पैसा। दुकानदार ने कहा, तेरे पास तो बैंक से पैसा आया था, अब मेरा उधार क्यों नहीं चुका रहा? गणपत गुस्से में बोला, अरे उधार तो बैंक ने ही मुझे जकड़ रखा है। ब्याज भरते भरते खून सूख गया है। अब तेरे पैसे कहाँ से दूं? भीड़ जुट गई। सब यही कहने लगे कि बैंक लोगों को आपस में लड़वा रहा है। उस रात अजय ने ठान लिया कि वह मालिक के खिलाफ खड़ा होगा। उसने सुरेश और रीना को बुलाया और कहा, हमें सच्चाई सबके सामने लानी है। लोग मालिक को भगवान समझते हैं, लेकिन असल में वह उनकी मजबूरी का सौदागर है। हमें यह खेल खत्म करना होगा। रीना डर गई, लेकिन अगर मालिक को पता चल गया तो वह हमें निकाल देगा। सुरेश ने दृढ़ आवाज में कहा, निकालेगा तो निकाले, लेकिन हम चुप रहे तो ये कस्बा बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे अजय, सुरेश और रीना ने योजना बनानी शुरू की। वे सबूत इकट्ठा करने लगे, किसानों के कागज, ब्याज की रसीदें, जमीन के गिरवीनामे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन ये सबूत कस्बे वालों के सामने आएंगे और मालिक की असली तस्वीर उजागर होगी। लेकिन मालिक भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। उसके पास राजनीति का सहारा था, ताकतवर लोगों की छाया थी। उसे मालूम था कि उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं। फिर भी हवा बदलने लगी थी। लोग आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, क्या ये बैंक सचमुच हमारी मदद कर रहा है या हमें बर्बाद? भोला अब बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हालत देखकर गांव वालों का दिल दहल गया। और जब एक दिन उसने आकर कहा, अगर मेरा खेत गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो लोगों की आंखें भर आईं। कस्बे की चौपाल पर चर्चा होने लगी कि अगर बैंक इसी तरह चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी कर्ज में डूबकर पैदा होगी और कर्ज में ही मर जाएगी। यह सब सुनकर मालिक हंसता और कहता, ये सब अफवाह है। बैंक की ताकत को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक डर भी पलने लगा था। क्योंकि भरोसे की नींव जब हिलने लगती है तो सबसे मजबूत इमारत भी ढह जाती है। दोस्तों, दर्द की दास्तां अगर दिल को छू जाए तो अपनेपन का इजहार एक लाइक और सब्सक्राइब से कर जाएं।